स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्यार है, आप किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल है खास आपके लिए। आज के वीडियो में आपको श्रीमान राजेश पाटिल के जीवन के दो पहलू जानने को मिलेंगे। आपको दया भी आएगी और आप दंग भी रह जाएंगे उनकी मेहनत के बारे में जानकर। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज के वीडियो में भाग 4 व 5 दोनों हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे छठी कक्षा से ही उनको घर का खर्च चलाने के लिए कड़ाके की सर्दी में सुबह 6 बजे बिना स्वेटर व चप्पल के डबल रोटी बेचनी पड़ती थी। पैसे हाथ में रहने के कारण बुराइयों ने भी उन्हें घेर लिया। जुआ खेलना और स्कूल से भागकर फिल्में देखने के ऐब भी उनमें आ चुके थे। भाग 5 में आप उनके जीवन के दूसरे पहलू के बारे में जानेंगे कि कैसे मात्र 5 रुपए मजदूरी के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं खोदने का काम करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें गोबर की खाद की ट्रॉलियां भरनी पड़ती थी, जिससे वे बहुत परेशान हो जाते थे। और रात भर बजरी की ट्रॉलियां भरने की मजदूरी भी उन्होंने की थी। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अथवा प्लेलिस्ट में जाकर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित हमारे वीडियो स्वामी विवेकानंद देख सकते हैं। 5 भाग हैं, पांचों ही आपको बहुत पसंद आएंगे। और इसके अलावा आप स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा भी सुन सकते हैं, आपको जरूर पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं भाग 4, जिसका शीर्षक है ताजी डबल रोटी। शुरू करते हैं। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि मैंने डबल रोटी बेचना क्यों शुरू की। शायद तब मैं छठी कक्षा में था, यानी मेरी उम्र 11 वर्ष की रही होगी। आरंभ में मैं एरंडोल से 1 दर्जन डबल रोटियां लाता था और सुबह सुबह सारी गलियों में ताजी डबल रोटी ऊंची आवाज में कहता हुआ पूरे गांव का चक्कर लगाता था। उन दिनों एरंडोल में डबल रोटी बनाने की मात्र 2 ही बेकरियां थी। उनमें से एक बेकरी से मैं प्रतिदिन सुबह ही माल खरीदता था। सुबह इसलिए क्योंकि शाम को या तो बेकरी में सारी डबल रोटियां खत्म हो जाती या फिर छोटी छोटी डबल रोटियां खरीदनी पड़ती। सुबह खरीदा हुआ माल मुझे सारा दिन सहेज कर रखना एक बड़ा ही कठिन काम लगता था। शुरू शुरू में यह बात गुप्त रही, परंतु कुछ ही दिनों में सभी छात्रों को इसकी भनक लग गई। मुझे मेरी कक्षा के लड़के डबल रोटी वाला राजू कहकर चिढ़ाने लगे। मेरे लिए एक परेशानी और बढ़ गई। खाने की छुट्टी में अथवा पीटी के पीरियड में मेरे थैले से 2-4 डबल रोटियां गायब भी होने लगी। एक आध डबल रोटी चली जाने की मुझे चिंता नहीं होती थी, परंतु कहीं अधिक डबल रोटियां चुरा ली जाती तब मेरी परेशानी खूब बढ़ जाती थी। घर में अक्का को हिसाब देना पड़ता था, उसके आगे मेरा कोई बहाना न चलता था। मेरी गैर जिम्मेदारी का ठप्पा मुझ पर तुरंत लग जाता था, जो बड़ा महंगा साबित होता था। आगे चलकर 2 थैलियां, यानी एक बस्ते की थैली तो दूसरी डबल रोटी की, एक साथ रखने में मुझे शर्म आने लगी। मुझे ऐसा आभास भी होने लगा कि मेरी सहपाठिनियां मेरी ओर उंगली उठाकर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। यह भावना मुझे बेचैन कर जाती। तब मैंने निर्णय कर लिया कि डबल रोटी की थैली को दिन भर बेकरी में ही रखना है और स्कूल की छुट्टी हो जाने पर ही उसे लेकर घर लौटना है। इसमें भी परेशानी होने लगी। कई बार बेकरी मेरे वहां पहुंचने से पहले ही बंद हो जाती थी। शाम को घर लौटते समय एक और संकट मेरे सामने उभर आता था। मैं दोनों थैलियां पीठ पर लाद कर लौटता था। मेरी छुट्टी शाम 5 बजे होती थी और लौटने के लिए मेरी बस शाम 6:30 बजे की रहती। मेरे साथियों के साथ मैं इसी दौरान खेलने में मगन हो जाता। मेरी थैली से तब चुपचाप डबल रोटियां कम हो जाती थीं। कई बार यह बात घर पहुंचने पर ध्यान में आती, फिर इसकी सजा भी मिलती। हमसे उम्र में बड़े और हट्टे कट्टे लड़कों की यह शैतानी होती थी। बस के इंतजार में अलग अलग गांव के लड़के अपने अपने गुट बनाकर प्रतिदिन एक नियत जगह पर बैठकर बस का इंतजार करते थे। अपने गुट पर ध्यान रखना जरूरी होता था, परंतु खेलते समय ध्यान रखना मुश्किल भी होता था। एक दिन की बात है, हम सभी कंचे खेलने में इतने मगन थे कि 6:30 की बस कब आई और कब निकल गई पता ही नहीं चला। जब ध्यान गया तो पाया कि मेरे गांव के सारे छात्र निकल गए हैं। दूसरी बस पकड़कर घर पहुंचने में रात के 10 बज गए। मैंने ताई को कहा भी कि पढ़ रहा था और बस कब निकल गई पता ही नहीं चला। ताई को इस बात पर जरा भी विश्वास न हुआ और उस दिन मेरी अच्छी धुलाई हो गई। उस समय मैं 8वीं कक्षा में था जब अक्का का विवाह हो गया। अब तक मेरा डबल रोटी बेचने का व्यवसाय ठीक तरीके से चल रहा था, क्योंकि अक्का ही सारा हिसाब किताब रखती थी। कितना माल बिका, कितना उधार रहा, आदि का हिसाब किताब करने के बाद वह महीने के अंत में बस के नए पास के लिए
पेन अथवा कॉपी आदि के लिए मुझे पर्याप्त रुपए देती थी। डबल रोटी की चोरी की वजह से कई बार इस धंधे में खोट भी आ जाती थी। तब मुझे डांट और ताने सुनने पड़ते थे। भविष्य में तुम कुछ न कर पाओगे, अपनी बीवी को भी संभाल न पाओगे, आदि बातें सुनने के बाद ऐसी घटनाओं पर पर्दा गिर जाता था। मौसम बारिश का हो अथवा सर्दी का, प्रति सुबह 6 बजे मुझे डबल रोटी बेचने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। बिस्कुट के खाली कनस्तर में डबल रोटी रखकर मैं बाहर निकलता और ताजी डबल रोटी चिल्लाता हुआ हर गली में घूम लेता था। सर्दी के दिनों में तो सुबह बाहर निकलना मेरे लिए बड़ा जानलेवा सिद्ध होता था, क्योंकि बचपन में मेरे पास स्वेटर आदि चीजें थी ही नहीं। फटी कमीज, ठंडा पड़ा कनस्तर, नंगे पांव चलना किसी सजा से कम न लगता था। ठंडी हवा से होठ सूख जाते, फट भी जाते और उनसे खून निकलने लगता था। जो हाल होठों का था, उससे बदतर हाल था पैरों का। रास्ते में कंकड़ चुभते और फटी बिवाइयों से खून रिसने लगता। यदि घर से निकलने में देर हो जाती तो उसका असर मेरी बिक्री पर अवश्य होता था। सर्दी में बिस्तर में दुबक जाने का सुख उन दिनों मेरे नसीब में था नहीं। गर्मी के दिनों में कोई तकलीफ न होती थी। सुबह की ठंडी हवा में खूब आनंद आता था। मेरे गांव में और भी लड़के डबल रोटी बेचने का काम करने लगे थे। तब आपस में जैसे होड़ सी लग जाती। जो सबसे पहले निकल पड़ता था उसकी बिक्री भी अच्छी होती थी। यदि किसी गली से अपने प्रतिस्पर्धी की गुहार सुनाई दे जाती तो मैं तुरंत दूसरी गली में अपना माल लेकर मुड़ जाता था। कभी कभी हम लोगों का आपस में झगड़ा भी हो जाता था। हमारे गांव में कुछ ऐसे परिवार भी थे जहां रोज रोज डबल रोटी खरीदी जाती थी। मैं किन्हीं बातों पर बारीकी से ध्यान रखता था। किस घर में मेहमान आए हैं, किस घर में छोटे जिद्दी बच्चे हैं, आदि आदि। ऐसे घरों के सामने मैं कुछ समय के लिए रेंगता भी था, ताकि वे मेरी आवाज सुन सके। डबल रोटी के छोटे से व्यवसाय ने मुझ में आत्मविश्वास जगाया, आत्मनिर्भरता की लगन मुझ में जगाई। जीवन में मैं अवश्य कुछ कर सकता हूं, ऐसा विश्वास इतना प्रबल हो गया कि डबल रोटी के साथ साथ मैं अन्य छोटी मोटी वस्तुएं भी बेचने लगा, जैसे पतंग, राखियां आदि। उन दिनों एक डबल रोटी के दाम होते थे 4 आने यानी 25 पैसे। तब छुट्टे पैसों की समस्या भी कभी कभी पैदा हो जाती थी। कुछ लोग 10 रुपए का नोट अथवा 50 या 100 के नोट भी निकालते। मेरे हमेशा के कुछ ग्राहक उधारी पर माल लेते, परंतु पैसे देने में बड़ा परेशान करते। कभी कभी तो वे उधारी भूल भी जाते। कुछ लोग झूठ भी बोलते। इन सभी बातों की वजह से मेरी परेशानी वाकई बढ़ जाती थी। कई लोग ऐसे भी मिले जो मेरी ओर उंगली से इशारा करते हुए अपने बच्चों से कहते, देखो उसे, डबल रोटी बेचकर पढ़ रहा है। जब वे मेरी प्रशंसा करते तब मेरा मन खुशी से भर जाता था। वैसे अधिकांश लोग मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे। डबल रोटी बेचने की वजह से मेरी प्राथमिक जरूरतें पूरी हो जाती थीं। जब तक कक्का का विवाह नहीं हुआ था वही सारा हिसाब रखती थी, परंतु उसके बाद मुझ पर कोई नियंत्रण रखने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। ताई अन्ना तो अपने कामों में ही उलझे रहते थे। उन्हें शायद यह विश्वास हो गया था कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझने लगा हूं, परंतु यह उनकी गलत फहमी ही थी। हाथ में थोड़ी सी नकद रकम होने के कारण मुझे जुआ खेलने की आदत लग गई थी। इस गंदी आदत की शुरुआत उत्सुकता के तहत हो गई थी। जुए में जीती रकम से ही आगे जुआ खेलना मैंने नियम सा बना लिया था। परंतु यह लत तो खाई में ही धकेलती है। आगे मैं डबल रोटी से प्राप्त रुपए भी इसमें गंवाने लगा। यह बात ताई अन्ना से अधिक दिनों तक छिपी न रह सकी। जैसे ही ताई को इसकी भनक लगी उसने मेरी खूब पिटाई की। जुए की लत में बिखर गई अनेक गृहस्थियों के उदाहरण देकर मुझे समझाती भी रही, फिर भी मैं सुधर न रहा था। अंत में ताई ने निर्णय कर लिया कि डबल रोटी से जो पैसा आता है उसी में मुझे अपनी पढ़ाई आदि का खर्च निभाना है। तब मुझ में कुछ कुछ सुधार आने लगा। 9वीं कक्षा तक यह गंदी आदत मुझसे किसी हद तक चिपकी रही। जब मैं 10वीं में पहुंच गया, ताई ने डबल रोटी बेचने पर पाबंदी लगा दी। मेरी आवक पूरी तरह से रुक गई और यह मुझे जुए की लत से भी मुक्त कर गई। मुझे एक और आदत भी लग गई थी, स्कूल से भागकर वीडियो की दुकान में जाकर फिल्में देखना। डबल रोटी बेचने पर पाबंदी आ जाने से मेरी जेब खाली रहने लगी। सत्र के आरंभ में ताई मुझे 1 रुपया देती थी, जिसका उपयोग यदि किसी कारण से बस नहीं आती है तभी करने के लिए। समय समय से वह 1 रुपया मुझे ताई को दिखाना पड़ता था। यह सारा मामला मेरे 10वीं कक्षा में आने से पहले का था। मेरे अन्य दोस्त जब सिनेमा देखने चोरी छिपे जाते थे तब मुझे भी वहां जाने का मोह हो जाता था। कोई दोस्त मेरा भी टिकट खरीद देता था, इस शर्त के साथ कि अगली बार मैं उसे फिल्म दिखाऊंगा।
एक दिन तो मेरी फजीहत ही हो गई। हमारा गैंग स्कूल से भागकर सिनेमा घर जा पहुंचा। हॉल में अंधेरा हो जाने के बाद मैं दुबक कर पिछली बेंच पर जा बैठा। अंधेरे में अपने पास कौन बैठा है यह बात ध्यान में आई नहीं। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मैं अपने चचेरे भाई के निकट बैठा हूँ। बाद में उसने मुझे धमकाया और धौंस भी दी कि वह ताई से सब कुछ कह देगा। परंतु हम दोनों शायद एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, सो उसने ताई से चुगली करने की हिम्मत नहीं की और मामला रफा दफा हो गया। डबल रोटी के काम ने मुझे पैसा दिलवाया। तब सिनेमा देखने की लत बढ़ती गई। दूसरों के पैसे से सिनेमा देखने वाला मैं अब दोस्तों को सिनेमा दिखाने लगा। सिनेमा देख लेने के बाद मन में अपराध की भावना अवश्य जाग जाती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मैं ऐसा गलत काम दोबारा नहीं करूंगा, ताई को पता न चले भगवान। परंतु यह चक्र जल्दी रुक न पाया। खाली जेब रहने पर मैं उसका इलाज खोजने लगा। कई तरीके अपनाए। घर में पैसे कहाँ रखे जाते हैं इसकी टोह मैं लेने लगा। जगह मालूम हो जाने पर चुपके से कुछ पैसे चुराने भी लगा। परंतु जब ताई को अनुभव हुआ कि हिसाब में कहीं कुछ गड़बड़ है, तब मुझ पर शक किया गया और साथ ही मुझ पर नजर रखी जाने लगी। अब मैं चोरी भी चतुराई से करने लगा। अक्का अपनी मेहनत के पैसे एक डिबिया में जमा करती थी। उसकी डिबिया चिल्लर से भरी रहती थी, अतः उसमें से एकाध या दो सिक्के गायब हो जाने पर बात किसी के ध्यान में आती न थी। दूसरी बात यह कि अक्का के साथ मैं सब्जी भाजी बेचने भात खेड़ा जाया करता था। मूली, हरी मिर्च, मेथी, हरी प्याज, बथुआ आदि हम बेचते थे। सब्जी बिक जाने के बाद हम अक्का की सहेली के घर रुक जाते थे। दोनों सहेलियां जब गपशप में लगी रहती, तब मैं कुछ सिक्के चुराकर भाग जाता था। परंतु यदि अक्का ने पहले से पैसे गिनकर रखे होते, तब मैं मन मसोस कर रह जाता था। हमारे गांव के पास वाले गांव माही जी में हर हफ्ते हाट लगता था। अन्ना के साथ मैं वहां सब्जी बेचने जाया करता था। बीच हाट में हमारी दुकान सजती थी। वहां खरीदारों की भीड़ भी लग जाती थी। अन्ना ग्राहक को तोलकर सब्जी देते थे और मैं पैसे लेता था। बैठक वाली बोरी में 2 खाने बने रहते थे। पैसे रखने के लिए चिल्लर वहां जमा होती थी और अन्ना 5 रुपए के नोट मुझे जेब में रखने को कहते। उस समय नोटों का हिसाब उनके ध्यान में आता न था, अतः मैं उनकी नजर बचाकर एक आध नोट अपनी दूसरी जेब में बड़ी सफाई के साथ सरका लेता था। बाजार भरने से पहले अन्ना मुझे शंकर भैया के होटल में सेव चिवड़ा भरपेट खिलाया करते थे। बड़ा मजा आता था। इन्हीं अच्छे कारणों की वजह से मुझे अन्ना के साथ माही जी जाना खूब अच्छा लगता था। मुझे हाट के दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता था। पैसा हड़प करने के कई ऐसे गुर मेरे पास थे कि जहां शक की कोई गुंजाइश रहती न थी। खान देश में किसी घर में यदि विवाह नामकरण जैसे समारोह का निमंत्रण आता है, तब यजमान को भेंट में रुपए देने का रिवाज है। यजमान के लिए यह बड़ा अच्छा रिवाज तो है ही, परंतु मेरे लिए उन दिनों वह वरदान साबित होता था। वहां की प्रथा अनुसार इसे पैसे बजाना कहा जाता है। ऐसे समारोह में जाते समय ताई अन्ना मुझे 5 रुपए अथवा 10 रुपए पैसे बजाने के लिए देते थे। मैं ऐसे प्रत्येक समारोह में अवश्य जाता था। भोजन के लिए अवश्य रुक जाता था। पैसे बजाने के समय होने वाली भीड़ में खुशी खुशी शामिल हो जाता था, ताकि पहचान के लोग मुझे वहां देख सके। पैसे बजाए बगैर मैं वहां से खिसक लेता था। यह बात ताई अन्ना के ध्यान में आने का सवाल ही नहीं उठता था। इस सब के बावजूद जब मेरे पास पैसे बचते न थे, तब मैं छोटी मोटी चोरी भी करने लगा। लोगों के खेतों से रबर के पाइप चुराकर कबाड़ी की दुकान में बेच देता था। एरंडोल के कबाड़ी अच्छा पैसा देते थे, पर यह सारा काम पूरी गोपनीयता के साथ मुझे ही करना पड़ता था। ताई को झूठ से, चोरी से नफरत थी। यदि कभी उसे मेरी इस करतूत का पता चल जाता, तो वह आग बबूला हो उठती थी। इसकी सजा थी जमकर पिटाई करना। पिटाई के बाद वह मुझसे फिर ऐसा न करने का वादा भी लेती थी। मैं भी ऐसा न करने का निश्चय कर लेता था, परंतु दूसरे ही दिन मेरा वादा, मेरा निश्चय हवा हो जाता था। भाग 5, जिसका शीर्षक है काम करने में शर्म कैसी। शुरू करते हैं। मैंने अपने जीवन में बेबस विवश मजदूरों का जीवन निकट से देखा है और जाना भी है। बहुत ही कम आय में अपनी गृहस्थी जैसे तैसे चलाने वाले लोग, ब्याज के बोझ तले दबे असहाय अशिक्षित गरीब परिवारों में ही मेरा आना जाना रहा है। इन परिवारों की एक आम सोच यह भी कि जिसके घर अधिक बच्चे जन्मते हैं, उस घर में कमाई करने वाले हाथ भी अधिक जुट जाते हैं। इन परिवारों के बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने छोटे भाई बहनों को संभालने के लिए घर में ही रुक जाते हैं। कुछ बड़े हो जाने पर माता पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। मैं भी इन्हीं में से एक था।
अपने बचपन से मैंने ताई और अक्का को दूसरों के खेत में मजदूरी करते देखा है। जब भी घर में पैसे की बहुत तंगी हो जाती, समस्या पैदा हो जाती थी, तब मेरे मन में कमाई करने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती। अपने परिवार को मदद करने को खूब मन करता। फिर मैं ताई अक्का के कामों में हाथ बटाता था। जब मैं 5वीं कक्षा में था, मुझे पहली बार अपनी कमाई करने का अवसर मिला। मुझे दिवाली की छुट्टियों में कपास के खेत में कपासी चुनने का काम करने का मौका मिला। गांव में कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी थे जो लड़कों को काम पर रख लेते थे, ताकि अपनी मर्जी के अनुसार जरूरत से ज्यादा उनसे काम करवा लेने में आसानी रहती। मुझे 2.5 रुपए रोजंदारी पर काम मिल गया। अपनी क्षमता दिखाने के लिए शुरू शुरू में मैं बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा, और इसी के परिणाम स्वरूप मैं एक अच्छा लड़का कहलाने लगा। सारा दिन काम करना उबाऊ लगता था, परंतु अपने हक की मजदूरी मिलने की खुशी भी बहुत होती थी। कपासी बीनते बीनते खाली समय में खेत में लगी बेर, इमली आदि चीजें खाना बड़ा आनंद देता था। कई बार मैं अपने हिस्से का काम फुर्ती से निपटाकर खेतों की मेड़ पर इमली, बेर आदि खाने के लिए भाग जाता था। खेतों में गांव की बहू बेटियां भी काम करने के लिए आती थीं। वहां बहुओं को अपने दुख, यातनाएं, तकलीफें आदि को आपस में बांट लेने का, अपना मन हल्का करने का अच्छा मौका मिल जाता था। काम करते करते अपने दुखों को, अनुभवों को उड़ेलने के साथ साथ सयानी महिलाओं से सांत्वना, सलाह आदि भी मिलती थी। आपस में अपने मतों का प्रदर्शन भी हो जाता था। उनकी आपसी चर्चाएं मेरे ज्ञान को भी बढ़ा रही थी। मुझे अनोखा अनुभव प्राप्त हो रहा था। बहुओं को खेत में काम करने का मौका मिलना, यानी उनके लिए घर की कैद से कुछ घंटों का छुटकारा मिलना ही होता था। इन चर्चाओं को सुनने से पहले गांव के कुछ परिवारों, लोगों के प्रति मेरे मन में आदर की भावना थी, परंतु उनके दुर्व्यवहार का पता चल जाने पर उनकी ओर देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। इन विषयों के अलावा वे आपस में कई प्रकार की चर्चाएं करते करते अपने काम में जुटी रहती। कभी कभार मैं भी अपना मत प्रदर्शित कर लेता था। दिन भर काम करने के पश्चात शाम को कपास से लदी बैलगाड़ी में बैठकर मैं घर लौटता था। नर्म कपास पर आराम से बैठकर आना अथवा खुद बैलगाड़ी चलाना मुझे खूब अच्छा लगता था। बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरे काम का स्वरूप भी बदलता गया। दिवाली की पूरी छुट्टी काम करने में बीत जाती। प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से पूरी रकम का अंदाजा लिया जाने लगा। दिवाली में मिले पैसों में जरूरत के हिसाब से एक आध हाफ पैंट अथवा कमीज खरीदी जाती मेरे लिए। गर्मी की छुट्टियों की कमाई में अगली कक्षा की पुरानी पुस्तकें खरीदी जाती। जब मैं छोटा था, उम्र के हिसाब से मुझे आधी मजदूरी दी जाती थी, परंतु मेरे काम की क्षमता को देखकर जल्दी ही 8वीं या 9वीं कक्षा में मुझे पूरी मजदूरी मिलने लगी थी। उस उम्र में मैं किसी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति से अधिक काम करने लगा था। वे स्त्रियां जो 12 महीने मजदूरी करती थीं, वे काम के प्रति कुछ सुस्त थी। काम पर देर से आना, 2-4 बार पानी पीना, नाश्ता करने आदि में वे काफी समय गंवाती थी, परंतु मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता था। अपना निजी काम समझकर मैं काम में भिड़ जाता था, इसलिए छुट्टी के दिन भी मुझे काम पर बुलवाया जाता था। दिवाली एवं गर्मी की छुट्टियों के अलावा अन्य छुट्टियों के दिन भी मैं काम करता रहा। हमारे अपने छोटे से खेत में काम करने के लिए जब बाहर से मजदूर नहीं मिलते थे, तो ताई हमें स्कूल नहीं भेजती थी। हम अपने खेत का पूरा काम करते थे। स्कूल से यूं छुट्टी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता था, परंतु ताई के आगे मेरी एक न चलती थी। खेतों में मैं कई काम करना सीख गया था। कपास बीनना, प्याज बोना, निंदई, गुड़ई आदि कामों को भी मैं करने लगा। ईख को बांधना, कुआं खोदने में मदद करना आदि काम भी मैं करने लगा। इनमें से कुछ काम ऐसे भी थे जो सिर्फ अनुभवी लोग ही ठीक से कर पाते थे। जैसे प्याज की रोपाई एक वाकई कठिन काम है, परंतु इस काम में मैं माहिर हो गया था। प्याज की बुआई में 2 रुपए अधिक की मजदूरी मिलती थी। कई बार खेत के काम में हमारा पूरा परिवार जुट जाता था। प्याज अथवा मूंगफली उखाड़ने के काम में मैं और अक्का भोर में ही खेत पर पहुंच जाते और जुट जाते। ताई बाद में नाश्ता लेकर खेत पर आती थी। अलग अलग मौसमों के अनुसार खेत का काम चलता है। बरसात के मौसम में कपासी तथा प्याज की बुआई होती थी। सर्दी के दिनों में बाजरा, जवार की कटाई होती थी। कपासी बीनना, गन्ने को बांधना आदि काम चलते। गर्मी के दिनों में खेती का खास काम कुछ न होता था, परंतु खेतों से कचरा उठाना, बांध खोदना, कुआं खोदना आदि काम चलते थे। किसान की संतान को इन कामों के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप आ जाता है। और मुख्य बात यह भी कि आवश्यकता या गरज इंसान को कुछ भी सीखने पर मजबूर कर देती है।
मेरे बचपन में मुझे दो कामों से कभी छुटकारा न मिला। पहला काम था चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी कंडों का इंतजाम करना, और दूसरा काम था डबल रोटी सब्जी बेचने सुबह सुबह निकलना। हम बच्चों की पलटन नियत समय एवं दिनों पर लकड़ी बीनने निकल पड़ती थी। खेतों की मेड़ जंगल से सूखी लकड़ियां चुनते थे हम। छोटे छोटे हरे झंखड़ पौधे तोड़कर हम वहीं रख देते थे, और अगली बार हम उन्हें सूखा पाकर उठा लेते थे। कभी कभी चरवाहों के साथ मैं सुबह सुबह पद्मालय के जंगल में लकड़ी बीनने निकल जाता था, और बड़ा गट्ठर सिर पर लादे घर लौटने में शाम भी हो जाती थी। भील दोस्तों के साथ जंगल में घूमना मुझे सबसे अधिक अच्छा लगता था। जब भी मुझे मौका मिलता मैं उनके साथ मवेशी चराने अथवा लकड़ियां बीनने निकल जाता। नंगे पैर खुले बदन जंगल में मौज मस्ती करते हुए घूमने वाले मेरे भील दोस्त वाकई बलवान और मजबूत होते थे। वे जंगल में खरगोश आदि जानवरों को पकड़ते और वहीं पर आग जलाकर भूनकर खा भी लेते थे। गोह खरगोश को पकड़ने के लिए उनके पास खास पद्धति के फंदे भी होते थे। भीलों का जीवन रहन सहन वाकई मनमौजी पद्धति का था। पूरे हफ्ते वे कड़ी मेहनत करते, मजदूरी करते और हाट के दिन बाजार से बहुत सारा सामान खरीदते। जी भरकर उस दिन मौज मस्ती करते, सिनेमा भी देखते और भरपूर आनंद उठाते। दूसरे दिन के लिए कुछ बचाने की मानसिकता उनकी नहीं है। भले ही वे दूसरे दिन से नमक रोटी खाकर दिन बिताते हों, पर वे पूरे स्वाभिमान के साथ जीते हैं। शिक्षा, आरोग्य, सरकारी योजनाएं, सुविधाएं आदि से यह समाज कोसों दूर है। अशिक्षित और पिछड़ा होने की वजह से इस समाज में अंधश्रद्धाओं का खूब बोलबाला है। बीमारी की स्थिति में वे डॉक्टर के बजाय भगत के पास जाना अधिक विश्वसनीय समझते हैं। इन सब के बावजूद वे शादी ब्याह में जी भरकर खर्च करते हैं, फिर चाहे उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। इसलिए यह समाज हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा होता है। शासकीय स्तर पर इन पिछड़े लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई कल्याणकारी योजनाओं में निहित कई योजनाएं हास्यास्पद सिद्ध हो गई हैं। इनके अज्ञान का अनुचित लाभ लेते हुए इन्हें मिलने वाली सुविधाओं को अन्य धूर्त लोगों ने हड़प लिया है। जैसे आईआरडीपी योजना के अंतर्गत कई लोगों को कर्जे से गायें प्रदान की गई थी। इन खानाबदोश लोगों को देसी गाय तो दुहना नहीं आता था, और उन्हें जर्सी गायें दे दी गई। वे उन्हें पालने में असमर्थ थे। इसका असर यह हुआ कि 2 वर्षों के भीतर 20 लोगों में से 2 लोगों के पास भी गाय न रह पाई। सारी गायें मर गई। अब उनमें से कोई सालदार है तो कोई ईंटों की भट्टी पर मजदूरी कर रहा है। लगातार कटने वाले जंगलों ने उनका जीना दूभर कर दिया है। जीवन यापन के उनके स्रोतों के साथ साथ उनकी निर्मल संस्कृति का भी लोप हो रहा है। हमें स्वतंत्रता प्राप्त होने पर 60 वर्षों से अधिक का समय बीत गया है, फिर भी भील समाज आज भी दुर्भाग्य से उपेक्षित ही रह गया है। यह समाज राजकीय अथवा सामाजिक दृष्टि से संगठित नहीं हो पाया, इसलिए इनकी समस्याओं की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनके नाम जो जगहें आरक्षित रखी गई हैं, वहां नाम मात्र के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है, बाकी मलाई तो अन्य कई लोग झटक लेते हैं। भले ही स्वतंत्र भारत में शिक्षा का अधिकार आम जनता को मिला होगा, पर बेचारा भील समाज तो रोजी रोटी की फिक्र में ही घिस पिस रहा है। शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण उनकी समस्या पेट से जुड़ी हुई है। अपने बचपन में मैंने शारीरिक मेहनत के जितने भी काम किए, उनमें सर्वाधिक मेहनत का काम था कुएं की खुदाई का। टिकाव, सब्बल जैसी पैनी और भारी वस्तुओं को इस काम में उपयोग में लाया जाता है। कुएं की दिन भर की खुदाई के बाद जो भी मलबा निकलता है, उसे खास प्रकार की टोकरियों में भरकर ऊपर खींचा जाता है। इन टोकरियों को सिकाई कहते हैं। मलबा भरने के बाद इसका वजन खूब बढ़ जाता है। जब मैं इस काम पर था तब मैंने देखा कि सिकाई में भरी मिट्टी और पत्थरों को 2 मजदूर कुछ दूरी पर बने टीले पर डाल देते थे। नए मजदूर सिकाई ढोते थे और अनुभवी मजदूर कुएं की खुदाई करते थे। करीब 1 साल तक किसी ने मुझे कुएं में उतरने न दिया था। मैं सिकाई खाली करने का काम करता था। एक दिन खुदाई के लिए मजदूर कम थे, अतः मुझे कुएं में उतरने की इजाजत मिल गई। मेरे काम की प्रशंसा सभी ने की। इन भारी परिश्रमों का मेहनताना प्रतिदिन 5 रुपए मिलता था, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जीवन के उस दौर में मेरा सारा ध्यान सिर्फ पैसों की ओर लगा रहता था। काम मेरी क्षमता से कहीं अधिक मेहनत का होते हुए भी मैं उसे करता रहा। गांव में किराए पर एक ट्रैक्टर चलता था, जिस पर कुछ मजदूर काम किया करते थे। ट्रैक्टर में पत्थर, बजरी, ईंट, खाद, गिट्टी, मिट्टी आदि की ढुलाई होती थी। वहां मजदूरी अच्छी मिलती थी, इसलिए मुझे इस काम का आकर्षण खूब था।
अन्य सभी प्रकार के मेहनत वाले कामों में मैंने अपनी योग्यता सिद्ध कर ही दी थी और अब मुझे ट्रैक्टर पर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। एक दिन उनमें से एक मजदूर काम पर नहीं आया था और तब मुझे मौका मिल गया। मुझे खाद बटोरने भरने का काम बिल्कुल अच्छा न लगता। इस काम में धूल और मिट्टी नाक में और मुंह में चली जाती थी और साथ ही खाद की बदबू भी असहनीय लगती। कभी कभी खाद में अथवा पत्थरों के नीचे बिच्छू भी होते थे। दिन भर की मजदूरी के बाद शाम को सारा बदन धूल और पसीने के मिश्रण से चिपचिपा हो जाता था। गंदगी की एक परत सारे शरीर पर बैठ जाती थी। गर्मी के दिनों में सारा शरीर जलने लगता था। रोटी सब्जी के डिब्बे में रखा खाना धूप की वजह से खराब हो जाता। फिर भी मुझे इस बात का गर्व होता था कि उम्र में छोटा होने पर भी मैं बड़े मजदूरों के साथ मुस्तैदी से अपना काम अच्छी तरह से करने की क्षमता रखता हूँ। मैं छुट्टी के दिन अथवा मौका मिलने पर स्कूल अथवा कॉलेज से भागकर इस प्रकार के काम कर लेता था। उस समय का एक किस्सा सदैव मेरे स्मरण में रहा है। ट्रैक्टर में सामान ढोने के लिए हमें आसपास के गांवों में भी जाना पड़ता था। एक दिन खाद भरने के लिए हम सारे मजदूर दही गांव पहुंचे। जिनके यहां हम खाद ढोने गए थे वे मेरे सहपाठी संग्राम पाटिल के चाचा थे। संग्राम स्कूल में और आगे भी मेरा अच्छा दोस्त था। वह अमीर घर का लड़का था और उससे मैं अपनी यह परिस्थिति छिपाना चाहता था। गांव के एक एक छोर से उनके घर तक दिन भर हमें खाद की ढुलाई करनी थी। वहां से मुझे संग्राम का घर साफ साफ दिखाई दे रहा था, परंतु उससे मिलने की हिम्मत में जुटा नहीं पा रहा था। मुझे अपनी गरीबी पर बेहद शर्म आ रही थी। दोपहर में अचानक हम सभी मजदूरों को एक जगह खाने का न्योता दिया गया। गांव में किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाने पर उनकी 13वीं के अन्न दान का न्योता था। संग्राम के घर के ठीक सामने ही एक कतार में हमें भोजन के लिए बिठाया गया। मैंने अपने सिर पर एक बड़ा सा रुमाल इस तरीके से बांध लिया था कि मेरा आधा चेहरा छिप जाए। मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। संग्राम के पिताजी खाना परोस रहे थे, परंतु वे भी मुझे पहचान न पाए। मुझे काम करना अच्छा लगता था। इसके दो तीन मुख्य कारण थे। काम करने से मुझे पैसे मिलते थे जिनसे मैं अपने परिवार की थोड़ी सी मदद कर पाता हूँ। यह एहसास ही मुझे बहुत बड़ा संतोष बांट जाता था। घर की आर्थिक परेशानी को मैं किसी हद तक सुलझा पा रहा हूँ, इसकी खुशी भी मिलती थी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कुछ कमाई भी कर लेता हूँ। यह विचार ही मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। अतः काम करने का कोई मौका मैं खोना नहीं चाहता था। कई बार तो दिन भर के काम के पश्चात मैं रात में भी काम पर जाता रहा। रात में नदी से बजरी ढोने का काम मुख्यतः होता था। बजरी का एक पूरा ट्रैक्टर भर जाने के बाद वह निकल जाता था। जहां बजरी पहुंचानी होती वहां ट्रैक्टर खाली करने के बाद नदी पर लौट आता था। इसी दौरान हम लोग सो लेते थे। ट्रैक्टर के लौटते ही दोबारा उसे भरने के काम में हम जुट जाते थे। मेरी आदरणीय ताई ने मुझे जो सीख दी थी उसी के अनुसरण की मेरी पूरी कोशिश होती थी। उसी सीख के फलस्वरूप आलस, बहानेबाजी, काम से जी चुराने जैसी व्यर्थ की आदतों से मैं कोसों दूर बना रहा। मेरे स्कूल तथा कॉलेज के सहपाठियों के हाथ नरम होते थे और मेरी हथेलियां छीलन भरी। हाथों में गट्टों के निशान पड़े होते, परंतु मुझे इस पर गर्व होता था। कभी कभी मुझे अपने आप पर दया भी उमड़ पड़ती थी। बचपन की कड़ी मेहनत ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया। शारीरिक दृष्टि से मैं मजबूत बन गया। धूप, बारिश, आंधी आदि के सहने की क्षमता मेरे शरीर में पूरी तरह से रच बस गई थी। किसी भी कठिन काम से पार पाना मैं सीख गया। काम का डर भी मन से निकल गया। परिश्रम के बल पर जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति, किसानों मजदूरों की समस्याओं के प्रति, उनके पोषण के प्रति मैं अधिकाधिक संवेदनशील होता गया। बचपन में झेली गरीबी ने, अपार परिश्रम ने मेरी मानसिक और शारीरिक सक्षमता में अपार बल भर दिया। उन अनमोल अनुभव ने मेरे जीवन को एक अनोखा आयाम प्रदान किया। यह एक अकाट्य सत्य है। भाग 4 व 5 पूरे हुए। आज का वीडियो सुनकर आप क्या कहेंगे कि भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे या फिर भगवान ऐसी औलाद सबको दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। किंतु यह बात भी सत्य है कि श्रीमान राजेश पाटिल के जीवन से यह प्रेरणा तो हमें जरूर मिलती है कि मेहनत और संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।